हेलो बच्चों, चलिए तो केमिकल काइनेटिक्स का एक बार फिर से मैं लेक्चर लग के आ गया हूं और अब ये ज्यादा नहीं बचा है, 2-3 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। बेसिकली जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपका 3 पॉइंट होगा मेरा। नंबर 1 पॉइंट होगा एक्टिवेशन एनर्जी, नंबर 2 पॉइंट होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, नंबर 3 पॉइंट होगा और जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसके लिए हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा आर्हेनियस इक्वेशन। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले देखो, पहले समझा देते हैं, फिर उसके बाद आपको बोलेंगे, लिखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है ये। तो आइए सबसे पहले हम आपको क्या समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि कोई रिएक्टेंट है ए और दूसरा रिएक्टेंट है बी। ये दोनों आपस में मिलकर कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं सी। तो इसके लिए क्या क्या इन दोनों को करना पड़ेगा, ये पहले समझना जरूरी है। तो ध्यान से सुनो, यदि ए और बी आपस में मिलकर कोई प्रोडक्ट सी बनाना चाहता है तो पहला कंडीशन ये होगा कि ये दोनों आपस में एक इफेक्टिव कोलिजन करना होगा। इस दोनों को आपस में क्या करना होगा? इफेक्टिव कोलिजन करना होगा। अब इफेक्टिव कोलिजन यदि करना है तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन होगा? तो इफेक्टिव कोलिजन का जो पहला कंडीशन होता है वो होता है कि इस दोनों का प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या हुआ? तो प्रॉपर ओरिएंटेशन का मीनिंग ये हुआ कि ए का पॉइंट एक्स बी के पॉइंट वाई से जब तक कोलाइड नहीं करेगा तब तक ये दोनों आपस में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो ये हुआ प्रॉपर ओरिएंटेशन। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर, ये इसके बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं मॉलिक्यूलरिटी में, फिर से आज यहाँ पे डिटेल्स में करेंगे। ये जेड है, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन इसका तब है जब इसका एक्स कोलाइड करेगा वाई से, तभी इसका प्रॉपर ओरिएंटेशन माना जाएगा। ऐसा मतलब माना गया है, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि एक्स अगर जेड से कोलाइड करे तो वही प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। तो हम यहाँ मानकर चल रहे हैं कि जो ए का पॉइंट एक्स है जब तक पॉइंट वाई से कोलाइड नहीं करेगा तब तक ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। कोई कहता है कि जेड से कोलाइड करे तो नहीं, तो हम इसको कहते हैं हेड टू हेड कोलिजन। क्या कहते हैं? हेड टू हेड कोलिजन। यानी कि एक फिक्स्ड पॉइंट है ए का और एक फिक्स्ड पॉइंट है बी का, ठीक है। ए का फिक्स्ड पॉइंट बी के फिक्स्ड पॉइंट से कोलिजन करेगा तभी ये प्रोडक्ट बनेगा और हम उसको कहते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन। दूसरी बात कि इस दोनों को कोलिजन करने के लिए आपस में एक मिनिमम सर्टेन एनर्जी का जरूरत है। यानी कि अगर उससे हम एनर्जी को कम करें तो ये आपस में कोलिजन नहीं करेंगे। यानी कि ये देखा गया कि इन दोनों को आपस में इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए मिनिमम 20 जूल एनर्जी का जरूरत है। लेकिन अगर कोई कहे कि क्या 15 जूल एनर्जी अगर हम दें या 15 जूल एनर्जी इनके पास हो तो क्या आपस में इफेक्टिव कोलिजन करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके कोलिजन का मिनिमम सर्टेन एनर्जी कितना है? 20 जूल। अच्छा, कोई कहे कि ठीक है तो 22 जूल अगर है तब करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। एक मिनिमम सर्टेन एनर्जी है, यानी कि उस एनर्जी से कम रहेगा तो नहीं करेगा, लेकिन उस एनर्जी से ज्यादा अगर रहेगा तो आपस में कोलिजन कर जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी और इसी से रिलेटेड होगा एक्टिवेशन एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन के बारे में हम लोग लिखेंगे, लेकिन उसके पहले पॉइंट टू पॉइंट आप लिखेंगे हमारे साथ, एक एक पॉइंट चलिए डिस्कस किया जाए। तो आप जो होंगे हेडिंग लगाएंगे कंसेप्ट ऑफ, हेडिंग लगा लीजिए, लगा देते हैं यहाँ पर, कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन of reactant molecules। तो ये आप हेडिंग लगा लीजिए, कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया? हेडिंग लगा लिए। चलिए अब हेडिंग लगाने के बाद फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। हेडिंग लगाने के बाद आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू concept of chemical rate for takes place a chemical reaction for
takes place a chemical reaction, reactant molecules must be collide with each other, among themselves, collide with each other among themselves। ये था आपका पहला पॉइंट लिखना। मीनिंग इसका क्या हुआ कि केमिकल रेट के अनुसार या रेट ऑफ रिएक्शन के अनुसार किसी भी रिएक्शन को यदि कंप्लीट करना हो तो उस रिएक्शन के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट बी, यानी जरूरी रूप से आपस में एक दूसरे से कोलिजन करते हैं। क्लियर हो गया? ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, बट एक्चुअली not all collision between reactant molecules are able to form the product। कोलिजन तो करना चाहते हैं या कोलिजन करते हैं, लेकिन एक्चुअली में जितने भी आपस में कोलिजन होते हैं वो सभी कोलिजन इस लायक नहीं है या उनका क्षमता इस तरह का नहीं है कि वह रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना दें। यानी कि अगर मान लेते हैं कि 100 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन किए 500 बार, 100 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन किए 500 बार, तो इस 500 बार जो कोलिजन हुआ उसमें से हो सकता है केवल 10 बार वाला कोलिजन ही इस लायक है कि वह रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल जाए। क्लियर हो गया बात? चलिए, ये था सेकंड पॉइंट। पॉइंट नंबर थर्ड के लिए लिखेंगे, ओनली फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन आर रिस्पॉन्सिबल only fraction of collision are responsible for product। केवल कुछ ही फ्रैक्शन, जैसे कि अभी हम बताए थे, वही जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्ट के लिए। 1000 कोलिजन होगा, यानी 1000 बार कोलिजन होगा, उसमें से 10, 20, 30 ही इस तरह के कोलिजन होंगे जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने के एबल हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहीं पे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन बाय विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इज नोन एज इफेक्टिव कोलिजन। यानी कि वह कुछ ऐसे कोलिजन जिसके कारण रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, उन कोलिजन को हम क्या कहेंगे? इफेक्टिव कोलिजन कहेंगे। उन कोलिजन को हम क्या कहेंगे? इफेक्टिव कोलिजन कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव कोलिजन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फॉर इफेक्टिव कोलिजन between reactant molecules two factor are responsible। लिख पा रहे हो ना? छूट तो नहीं रहे होगे, बहुत स्लो बोला रहे। 2 factor are responsible, यानी बच्चों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलिजन करने के लिए कितने फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। जो पहला फैक्टर है इफेक्टिव कोलिजन करने का, जो पहला फैक्टर है वो फैक्टर कौन सा है? तो वो फैक्टर है बच्चों, नंबर 1 फैक्टर है प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अब प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का मतलब ये हुआ कि सपोज करो
A2 प्लस B2 आपस में मिलकर बना रहे हैं 2AB, यानी कि यहां पर A है और यहां पर A है। अब यहां पर B है और यहां पर B है, क्योंकि A2 यानी कि A के 2 है मॉलिक्यूल और B2 यानी कि B के 2 है मॉलिक्यूल। अब ये A और B आपस में जब तक हेड टू हेड कोलिजन नहीं करेगा तब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। या यूं कहें कि A का पॉइंट X B के जब तक पॉइंट Y से कोलाइड नहीं करेगा तब तक ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। बात समझ में आ गया? तो इसके बारे में ज्यादा नहीं लिखना है, बस एक ही लाइन ध्यान देना है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ कि आपका हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन का मतलब आमने सामने, ए का सर बी के सर से जाकर टकरा गया। ये नहीं कि ए का सर और बी का कान जाकर फोड़ दो, ए का सर बी के सर से। हेड ऑन कोलिजन, हेड टू हेड, आमने सामने, ठीक है। तो हेड टू हेड जब कोलिजन होगा, जिसको हम प्रॉपर ओरिएंटेशन कह रहे हैं, तो वो एबल होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए। पहला इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो। चलो नंबर 2 पॉइंट की बात कर लेते हैं। नंबर 2 पॉइंट होता है, पहला तो हो गया प्रॉपर ओरिएंटेशन। नंबर 2 पॉइंट होता है एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर, बैरियर का मतलब क्या होता है? अवरोध, यानी कि मिनिमम आपसे इतना एनर्जी लेगा तभी आपको आगे वो बढ़ने देगा। बात समझ रहे हैं ना? जैसे मान लेते हैं कि उसका मिनिमम फिक्स है कि 10 जूल जब तक एनर्जी नहीं मिलेगा ए और बी को, तब तक ये आपस में इफेक्टिव कोलिजन नहीं करेंगे। तो ये उसका क्या हो गया? एनर्जी बैरियर। और ये जो मिनिमम एनर्जी लगता है, इस एनर्जी का स्पेशल नेम है, जिस एनर्जी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस एनर्जी को क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसके बारे में लिखेंगे, इसके बारे में भी लिखेंगे। फॉर इफेक्टिव कोलिजन, फॉर इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, between reactant molecules, a certain minimum energy is required. A certain minimum energy is required, which is known as threshold energy, which is known as threshold energy, which is known as threshold energy। लिख लिया? यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में इफेक्टिव कोलिजन करने हेतु जो कम से कम एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी का नाम क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास अगर एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो वह आपस में इफेक्टिव कोलिजन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम है, तो वह आपस में इफेक्टिव कोलिजन नहीं करेगा, यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्लियर हो गया? तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अगर प्रोडक्ट बनाना है तो उनको इफेक्टिव कोलिजन करना है, और इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी का नाम क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है। क्लियर? ठीक है। तो ये हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसको इस तरीके से कुछ फाई टाइप से डिनोट करते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं? फाई से। चलो, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद दूसरा एक और टर्म आता है, जिसको हेडिंग लगा लो, जिसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या नाम दिया गया? एक्टिवेशन एनर्जी। इसको ईए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ईए से। अब देखो ध्यान से, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ? तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये हुआ कि एक्टिवेट कर दे। क्या कर दे? एक्टिवेट कर दे। तो एक्टिवेट कर दे मतलब क्या? एनर्जी वो देगा या बाहर से देना पड़ेगा? तो बाहर से देना पड़ेगा। अब इसको समझने के लिए ध्यान से देखो कि कोई बच्चा है ए, कोई बच्चा है ए, जिसके पॉकेट में है 200 रुपया, जिसके पॉकेट में है कितना? 200 रुपया, ठीक है। और वो जो है, कहीं मान लेते हैं
कि किसी क्लब में जाना चाहता है, क्लब जानते हो ना, बहुत सारा अलग अलग टाइप का क्लब होता है, तो किसी क्लब में जाना चाहता है जिस क्लब का मिनिमम फी जो होगा 400 रुपया है। क्लब में एंट्री के लिए जो मिनिमम फी है वो कितना है 400 रुपया, और बच्चे के पास कितना है 200 रुपया। यानी कि जब तक वो 400 रुपया उसके पास नहीं आएगा तब तक वो क्लब में एंट्री नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां जाने के लिए इसको कुछ ना कुछ बाहर से पैसा लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? तो 200 रुपया। ये जो पैसा लिया इसी को कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब ये कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास 200 जूल एनर्जी है, लेकिन इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए 400 जूल एनर्जी चाहिए। तो इसको बाहर से कितना लेना पड़ा? 200 जूल। जितना बाहर से एनर्जी लेना पड़ा, इसी एनर्जी का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। नहीं समझा? समझा देते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कम से कम कितना एनर्जी दिया जाए कि उस एनर्जी को लेने के बाद उसका एनर्जी किसके बराबर हो जाए? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए। उस एनर्जी का नाम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी नाम है। बात समझ में आ गया? तो लिखो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। लिखो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी is required of reactant molecules to achieve threshold energy for effective collision is called activation energy। चलो, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बात समझ में आ गया। अब एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए यहां पर ध्यान से देखो एक बार और। थ्रेशोल्ड एनर्जी मान लेते हैं कि है 20 जूल। थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना है? टीई मान लेते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना है? 20 जूल। यानी कि इससे कम अगर होगा तो काम नहीं बनेगा। और ER एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, मान लेते हैं X। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है X। तो बताओ कि जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होगा? तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? 20 माइनस x निकल जाएगा। कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 20। उसके पास था कितना? x। तो x से 20 तक जाने के लिए x में कुछ ना कुछ ऐड किया गया होगा, वही तो हुआ। यानी कि सीधे सीधे अगर हम कहें, इसको मत नोट करो, अगर हम सीधे सीधे कहें तो जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि थ्रेशोल्ड किसके बराबर हो गया? तो थ्रेशोल्ड देख लो, EA प्लस ER। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के एनर्जी में कितना जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाए? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए। वही तो क्या कहलाता है? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा क्या होगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। चलो नोट करो इसको। हाँ, दूसरी बात कि अभी तक तू जितना कहानी सुना इसमें से 2 डिफिनेशन हमेशा याद रखना। थ्रेशोल्ड एनर्जी का डिफिनेशन और एक्टिवेशन एनर्जी का डिफिनेशन। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो हो गया होगा। अब यहां पे कुछ पॉइंट हम तुमको सिखा दें। पहला पॉइंट ये लिखो यहां पर कि एक्टिवेशन एनर्जी कांट बी नेगेटिव और जीरो। एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होगा।
क्योंकि निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से को आप नहीं दे रहे, वो आपको एनर्जी दे रहा है। जबकि एक्टिवेशन का मतलब क्या है कि हम बाहर से एनर्जी दिए, जिसको लेकर वह किसके बराबर हो गया, एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर हो गया। तो जब भी हम एनर्जी दे रहे हैं तो निगेटिव का कोई सवाल नहीं, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा, जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि हमेशा आप कुछ ना कुछ एनर्जी दे रहे हैं। तो जब आप एनर्जी दे रहे हैं मतलब पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव और जीरो का कहानी खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट ये होगा कि एक्टिवेशन जो एनर्जी है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ROR के, एंड रेट ऑफ रिएक्शन के। यानी जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम से कम है उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा है, और जिसका एक्टिवेशन एनर्जी हायर है उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। चलो नोट करो इस दोनों पॉइंट को। चलो इतना समझ में आ गया होगा, थ्योरेटिकल पोर्शन तो क्लियर हो गया। चलो फटाफट 2 मिनट में रिपीट कर देते हैं एक बार। सबसे पहले किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब ये हुआ कि पहला उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, यानी हेड टू हेड कोलिजन होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट कि एक सर्टेन एनर्जी आपको चाहिए। वो जो सर्टेन मिनिमम एनर्जी होता है उस एनर्जी का नाम क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम है तो हमें बाहर से एनर्जी को सप्लाई करना पड़ता है, उस एनर्जी का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी निगेटिव या जीरो नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और फिर से उसके बाद कि जिस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हायर होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, और जिसका एक्टिवेशन एनर्जी लो होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। कारण क्यों, क्योंकि जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है इसका मतलब क्या हुआ कि उस मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी है इफेक्टिव कोलिजन के लिए, हमें जस्ट थोड़ा सा एनर्जी देना है तो इफेक्टिव कोलिजन करके रिएक्शन कंप्लीट कर जाएगा। लेकिन जिसका एक्टिवेशन एनर्जी हाई है इसका मतलब क्या कि उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी बहुत कम है, यानी वो बहुत कम इफेक्टिव कोलिजन करने का चांस है, तो हमको बाहर से ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, तो धीरे धीरे वो रिएक्शन कंप्लीट होगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पर हम तुम्हें एक रिलेशन बताने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी एंड डेल्टा एच। डेल्टा एच को कहते हैं चेंज इन इंथैल्पी, यानी कि चेंज इन हीट एक तरह से होता है। चलो सबसे पहले क्या होता है, वी नो दैट थर्मोडायनेमिक्स का ये रिलेशन है। वी नो दैट जो डेल्टा एच होता है यानी कि चेंज इन इंथैल्पी होता है वो होता है EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। बात समझ रहे हो, जो डेल्टा एच होता है वो होता है EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। अब EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड का मतलब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो देखो R से यदि P गया तो ये फॉरवर्ड कहलाएगा, और P से अगर R आया तो ये बैकवर्ड कहलाएगा। यानी कि R से जब P जा रहा है तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी EA मान ली, और जब P से जब R आ रहा है तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी हम EA डैश मान लेंगे। सही है, चलो तो इतना पहले नोट कर लो और फिर हम इसको ग्राफिकली आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, नोट हो गया होगा। अब हम इसको ग्राफिकली आपको समझा देते हैं। चलिए यहां पर देखो, हम एक ग्राफ यहां पे खींचने वाले हैं। यहां पे हमारे लिए है एनर्जी, क्या है इधर, एनर्जी, यानी कि इसके ऊपर जैसे जैसे जाएंगे एनर्जी बढ़ेगा। और इधर है हमारा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन मतलब इधर रिएक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ हम इस तरीके से मान लो दिखा रहे हैं। सपोज करो कि ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। ये जो होगा हमारे लिए ये रिएक्टेंट है यहाँ पर, और फाइनली जो है ये थोड़ा सा और ऊपर ही रखो। फिर से खींचना पड़ेगा, 1 सेकंड गलत हो गया, थोड़ा सा इंतजार करो।
चलो देखो फिर से, ये मान लेते हैं चलो ठीक है, ये मान लो कि हमारे लिए है रिएक्टेंट, यहां पे है रिएक्टेंट, और यहां पे मान लेते हैं हमारे लिए है प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और जो होगा इधर बढ़ाते हैं और इसको जो होगा थोड़ा सा पीछे लाते हैं। ठीक है, ये जो होगा कुछ इस दोनों के बीच गैप है। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू अचीव थ्रेशोल्ड एनर्जी टू फॉर्म प्रोडक्ट। अब देखो ये जो स्टेट होता है, जो मैक्सिमम तुमको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेटेड स्टेट, या इसी को हम दूसरा नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो यहां से लेकर यहां तक ये रिएक्टेंट है, और जस्ट इस पॉइंट के बाद क्या है, प्रोडक्ट है। अब तुमको जब भी एक्टिवेशन एनर्जी निकालना होता है तो रिएक्टेंट से लेकर एक्टिवेटेड स्टेट तक देखते हैं। तो अगर हम देखें इधर से अगर देखें तो फॉरवर्ड के लिए, तो देखो ये है हमारा रिएक्टेंट और ये है एक्टिवेटेड स्टेट, यानी कि ये जो एनर्जी है ये हमारा ये है किसके लिए, फॉरवर्ड के लिए। और अगर ऐसे चलें, इधर से चलें, तो ये रिएक्टेंट होगा और ये तुम्हारे लिए क्या होगा, प्रोडक्ट। इधर से आए तो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और उल्टा है तो ये अब रिएक्टेंट होगा और ये क्या होगा, प्रोडक्ट। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट से लेकर एक्टिवेटेड स्टेट तक, ये है दूसरा तुम्हारे लिए ये है, जिसको हम ये डैश मान लेते हैं। अब डेल्टा एच क्या है, तो डेल्टा एच है ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। तो यहां पर यदि देखो तो ई ए फॉरवर्ड, ये है ई ए फॉरवर्ड, यानी कि ई ए माइनस ई ए डैश, जो क्या दिखाई दे रहा है, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ई ए बड़ा है और ये डैश क्या है, छोटा है। यानी कि डेल्टा एच यहां से क्या मिला, ग्रेटर देन जीरो मिला। और डेल्टा एच अगर ग्रेटर देन जीरो मिला तो ये किस रिएक्शन को शो कर रहा है, इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन शो कर रहा है किसको, इंडोथर्मिक के लिए। तो ये है फॉर इंडोथर्मिक, किसके लिए है, इंडोथर्मिक के लिए। नोट करो, ये ग्राफ शो कर रहा है इंडोथर्मिक रिएक्शन इन द टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छे से नोट कर लो। चलो नोट हो गया होगा नोट, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक के लिए। एक्सोथर्मिक के लिए किस टाइप का ग्राफ होगा उसको भी देखते हैं। फॉर एक्सोथर्मिक के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, तो डेल्टा एच लेस देन जीरो, ये एक्सोथर्मिक के लिए। तो फिर से देखो यहां पे इधर हमारा जो होगा एनर्जी है और इधर जो होगा हमारा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, ये जो होगा हमारे लिए रिएक्टेंट है और ये जो हमारे लिए है ये प्रोडक्ट है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। चलो, ये जो होगा हमारा क्या है, एक्टिवेटेड स्टेट है, या इस एक्टिवेटेड स्टेट को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी कहां से कहां लेना है, रिएक्टेंट से लेकर एक्टिवेटेड स्टेट तक, ये होगा फॉरवर्ड के लिए। अगर बैकवर्ड के लिए देखना है तो प्रोडक्ट से लेकर एक्टिवेटेड स्टेट तक। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहां से कहां मेजर करना है, रिएक्टेंट से लेकर एक्टिवेटेड स्टेट तक। किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। तो प्रोडक्ट के लिए कहां से कहां तक, यानी प्रोडक्ट यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कहां से कहां तक, तो प्रोडक्ट से लेकर एक्टिवेटेड स्टेट तक। चलो देखो, ये तुम्हारे लिए एक हो गया, ये तुम्हारे लिए हो गया, ये रिएक्टेंट के लिए यानी कि ये रिएक्टेंट के लिए ये मानकर चल रहा है, और ये प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट के लिए ये पॉइंट,
ये है एक्टिवेटेड स्टेट, यहां से लेकर एक्टिवेटेड स्टेट तक ये हो गया तुम्हारे लिए EA डैश। अब देखो यहां से फॉर डेल्टा H, तो डेल्टा H क्या होता है? डेल्टा H तुम्हारे लिए होता है EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड, जो हम पहले आपको बता चुके हैं। तो यहां पर डेल्टा H, EA फॉरवर्ड क्या है तुम्हारे लिए? EA है, माइनस EA बैकवर्ड, बैकवर्ड के लिए क्या है? EA डैश। अब जरा ध्यान से इस कर्व में देखो, EA क्या है? छोटा है, और EA डैश क्या है? बड़ा है। तो छोटा से बड़ा अगर माइनस करेगा तो ये क्या मिलेगा? लेस देन 0 मिलेगा। यानी कि यहां पर डेल्टा H क्या हो गया? लेस देन 0। और डेल्टा H अगर लेस देन 0 हुआ तो किसको शो किया? इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? तो एक्सोथर्मिक को। चलो नोट करो इसको जल्दी से। चलो हो गया। एक और ग्राफ है, परेशान नहीं होना है। ये तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों का दिखा दिए, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे शो करता है। एक और आपको ग्राफ यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर परेशान नहीं होना, ग्राफ को आराम से जैसे से बताएं, पॉज करके समझो। एक और ग्राफ है, एक्सपेरिमेंटली it was found that the fraction of molecules which is cross the energy barrier is E के पावर माइनस EA अपॉन RT। यानी कि एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, एक साइंटिस्ट ने पाया कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि जो सर्टेन एनर्जी है इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए या तो उतना है या उससे ज्यादा है, उनका संख्या कितना होता है? E के पावर माइनस EA अपॉन RT। यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, यानी जो इफेक्टिव कोलिजन कर सकते हैं, उनका संख्या है E के पावर माइनस EA अपॉन RT। अब टर्म से तो परिचित हो, F क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, या जो क्रॉस कर रहे हैं एनर्जी बैरियर को। EA क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी। T क्या है? टेम्परेचर। R क्या है? गैस कांस्टेंट। और E क्या है? एक्सपोनेंशियल। क्या है? एक्सपोनेंशियल। तो लिख लो टर्म को फटाफट। EA यहां पर क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। EA यहां पर क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। R यहां पर क्या है? गैस कांस्टेंट है। T यहां पर क्या है? टेम्परेचर है। और क्या बचा? E क्या है? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, एक कांस्टेंट होता है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। चलो इसको नोट करो जल्दी से, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक ग्राफ हम आपको दिखाना चाहते हैं। चलिए हो गया होगा। अब ग्राफिकली देखो, रिलेशन एक तुमको बताने वाले हैं यहां पर। देखो क्या है? F इक्वल टू E के पावर माइनस EA अपॉन RT। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, इधर जो होगा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, और इधर जो होगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। अब देखो यहां पर कुछ इस तरीके से हुआ, ठीक है। अब देखो जब मान लेते हैं कि यहां पर कुछ हम एनर्जी जो इधर जो एनर्जी है, मान लेते हैं इधर क्या है? एनर्जी है। मान लेते हैं जब x1 एनर्जी था तो उसके कोरस्पॉन्डिंग यहां पर कुछ था, यानी कि इस तरीके से था कुछ, मान लो। फिर जब हम एनर्जी को बढ़ाए, फिर इस तरीके से,
फिर मान लो कि कुछ इस तरीके से, फिर मान लो कि कुछ इस तरीके से। ग्राफ नोट नहीं करना है, समझना है पहले, ठीक है? समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? ग्राफ नोट नहीं करना। यानी कि जैसे जैसे हम एनर्जी को बढ़ा रहे हैं यहां तक जब हम एनर्जी को बढ़ाए तो ये मिला मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि इस एनर्जी पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। यानी कि ये जो एनर्जी का वैल्यू है वो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स का है। यानी ये है मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, ठीक है? ये क्या है? मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। जैसे गैसेस स्टेट में पढ़ा था, ठीक उस तरीके से। यानी कि इस एनर्जी, ये जो एनर्जी है वो 100 में से मान लेते हैं कि 50 मॉलिक्यूल्स का है या 70 मॉलिक्यूल्स का है या 60 मॉलिक्यूल्स का है। लेकिन इस एनर्जी पे ये सभी मॉलिक्यूल्स एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करते हैं, यानी कि सिर्फ कोलिजन ही करके रह जाते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। लेकिन इस एनर्जी पे देख रहे हो ना, ये एनर्जी है और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यही है, समझ रहे हो ना? ऐसे चल रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रहा है, और ऐसे ऊपर जाएंगे तब तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा। तो इस एनर्जी पे मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कोलिजन तो कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट में नहीं बदल रहे हैं। लेकिन इस एनर्जी पे कुछ कम ही मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? तो ये यहां पे जो होगा, इस पॉइंट में हम लोग क्या कहेंगे? मोस्ट प्रोबेबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है? अच्छा, अगर हम अच्छा ये है टेम्परेचर T1 पे, अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये देखा गया कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है बढ़ गए। क्योंकि पहले इतना था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब इतना हो गया। ऊपर जितना जाएगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा जिसका एनर्जी बैरियर जो क्रॉस कर रहा है। तो पहले ये एरिया था टेम्परेचर T1 पे, ये टेम्परेचर T1 पे एरिया है, और टेम्परेचर जो T2 तो किया तो अब ये एरिया हो गया पूरा, यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? बढ़ गया। T1 टेम्परेचर पर सिर्फ यही एरिया था जिनके पास इफेक्टिव कोलिजन हो रहा था, यानी जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे थे। लेकिन जब टेम्परेचर 2 बढ़ाया तो एरिया देखो अब इतना हो गया, यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का संख्या बढ़ गया जो इफेक्टिव कोलिजन करने लगे और जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने लगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहां से T2 बड़ा है किससे? T1 से। तो यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा, यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है? चलो, तो अब फाइनली जो है ग्राफ को खींच देते हैं फ्रेश, और तुम इसको नोट कर लेना, ठीक है? इसको क्या कर लेना? नोट कर लेना। चलो, अब देखो यहाँ पे ग्राफ तुम कुछ इस तरीके से दिखा लेना। फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, फ्रेश बनाते हैं। चलो, ये टेम्परेचर T1 पे है, ये टेम्परेचर T2 पे। T1 पे जो होगा ये एरिया है सिर्फ, और टेम्परेचर जब T2 किया तो ये एरिया भी आ गया, यानी कि टोटल एरिया हो गया। इसको मान लेते हैं एरिया A1, इसको मान लेते हैं A2। तो T1 पर जो होगा सिर्फ A1 है, और T2 पर क्या है? A1 प्लस A2 है। इधर तुम्हारा क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। ये ग्राफ क्या बता रहा है कि टेम्परेचर जब इंक्रीज हुआ
तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इफेक्टिव कोलिजन विल इंक्रीज, यानी कि ROR इंक्रीज। 3 बात यहां से सामने आया कि जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाए तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए इफेक्टिव कोलिजन वाले, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन वाले बढ़ गए, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा टेम्परेचर को बढ़ाने से। ठीक है, अब इस ग्राफ को नोट कर लो, और ये ग्राफ तुम्हारे सभी बुक में दिया गया है, खासकर एनसीईआरटी में देखना, ये ग्राफ बहुत अच्छे से समझाया गया है, पूरे 1 पेज दिया गया है सिर्फ इसी ग्राफ के बारे में। तो आई होप कि आप जाकर अब उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? एनसीईआरटी में ये ग्राफ बहुत अच्छे से दिया गया है, उसको जाकर अच्छे से शांति से बैठ के पढ़ना, ये नहीं कि इधर उधर करके, शांति से बैठ के पढ़ना। और फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिल रहे हैं, पढ़ाई करो जल्दी।